everyone, this is Ragini and you're watching my channel NCERT Science with Ragini. This is third part of my video, Class 8 NCERT Science Chapter 1, Crop Production and Management. पिछले दो वीडियोज़ में हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स तक देख लिया था. हम प्लाव के बारे में डिस्कस कर रहे थे. So let's start. Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil. अब ये ancient time से यूज़ किया जा रहा है सॉइल को टिलिंग करने के लिए. उसमें क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, वीड्स को रिमूव किया जाता है और सॉइल को टर्न किया जाता है. So this is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses and camels. अब ये वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है और इसे बुल्स के पेयर के द्वारा आपने देखा होगा बुलक्स होते हैं, है ना, बैलगाड़ी चलाते हैं, उनके दोनों के नेक पर रखा होता है ये एक बड़ा सा वुड रखा होता है और फिर बीच में से ये प्लाव लटका हुआ होता है ना. सो अभी हम पिक्चर भी देखने वाले हैं. तो इनको बुल्स के पेयर से या हॉर्सेस के पेयर से या कैमल्स के पेयर से ड्रॉन कराया जाता है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर. इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाउशेयर. ये देखिए, ये नीचे वाला जो पार्ट है जो सॉइल में जा रहा है, ये देखिए, ये इसको प्लाउशेयर कहा गया है. और ये जो बुलक्स के नेक के ऊपर रखी है इसे हमने बीम कहा है. और जो ये बीच वाला वुड का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड प्लाउ शैफ्ट, है ना. सो दिस इज़ अ plow. Okay. So, it contains a strong triangular iron strip called plowshare. देखा हमने पिक्चर में plowshare क्या था, plow shaft क्या होता है ना. जो सॉइल के अंदर जाता है उसे हम plowshare कहते हैं. और जो प्लाउशेयर और बीम को अटैच करती है, जॉइन करती है, उस वुडन के पार्ट को प्लाउ शैफ्ट कहा जाता है. इट कंटेन्स द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लाउ शैफ्ट. जो मेन पार्ट होता है प्लाउ का वो एक बहुत लंबा वुड का लॉग होता है, वुड का टुकड़ा होता है जिसे हम प्लाउ शैफ्ट कहते हैं. देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शैफ्ट. अब एक एंड पर हैंडल होता है, शैफ्ट के एंड में एक हैंडल होता है. द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम. और जो दूसरा एंड होता है वो बीम से अटैच होता है विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. जैसा कि मैंने बताया था, बुल्स के नेक पे जो रखा होता है उस बीम से वो अटैच होता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाउ. अब बुल्स का पेयर मीन्स दो बुल्स और एक मैन ईजिली प्लाउ को ऑपरेट कर सकता है. कैसे कर सकता है, आपने देखा होगा फार्मर्स को कभी प्लाउइंग करते हुए. कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा. तो जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, फार्मर्स जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं बुलक्स को. उनके हाथ में एक लकड़ी या कुछ भी ऐसा रहता है जिससे वो इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं बुलक्स को और बुलक्स आगे बढ़ते रहते हैं और उनके साथ उनका जो प्लाव है वो भी चलता रहता है. प्लाउशेयर सॉइल के अंदर होता है तो उससे नीचे की सॉइल डिग होते जाती है. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. अब आजकल क्या हो रहा है, ये जो वुडन प्लाव था इसे किसने रिप्लेस कर दिया, आयरन प्लाव ने.
अब क्यों रिप्लेस किया, उसका मेन रीज़न वो है कि जो वुडन प्लाव था उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था फार्मर्स को भी और बुलक्स को भी। सो जो आयरन है, आयरन का प्लाव होता है वो इजीली क्विकली इजीली जो सॉइल है उसको प्लाव कर सकता है ना। हो क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. अब देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है हो। इसके पूरे पार्ट्स दिखाए गए हैं, बेंट प्लेट, ग्रिप, हैंडल, बीम, रॉड। सो क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जिसको वीड्स को रिमूव करने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए उन्हें रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और इससे सॉइल भी लूज होती है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें आयरन या वुड की लॉन्ग रॉड होती है ना, जैसे कि ये आप रॉड देख रहे हैं यहाँ पे। सो एक लॉन्ग रॉड होती है वुड या आयरन की, एक स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और बेंट प्लेट होती है। ये है प्लेट, ये है प्लेट, दिस इज प्लेट, दिस इज अ लॉन्ग हैंडल, सो प्लेट होती है एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड और बेंट, जो कि इसके एक एंड पर फिक्स होती है, एक एंड पर फिक्स है वो प्लेट, एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ये ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी एनिमल्स के द्वारा पुल की जाती है ना। एनिमल्स ही इसे यूज़, जैसे प्लाव को यूज़ करते हैं वैसे ही इस हो को भी यूज़ करते हैं। नाउ कल्टिवेटर, नाउ डेज प्लाइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पहले के टाइम में बुलक का पेयर जो होता था, बुल्स का पेयर प्लाइंग करता था वुडन प्लाव के सहारे, एंड नाउ इट इज़ टोटली रिप्लेस्ड बाय कल्टिवेटर, है ना। आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं फील्ड्स को प्लाउइंग करने के लिए, ताकि फार्मर्स का जो वर्क है वो इजीली हो जाए, क्विकली हो जाए, उतना हार्ड वर्क उन्हें ना करना पड़े। तो प्लाउइंग को हम आजकल ट्रैक्टर से करते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और क्या कहता है, ये मेहनत भी बचाता है और टाइम भी बचाता है। कल्टिवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। अब कल्टिवेटर, ये क्या है, कल्टिवेटर है जिसे हम ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है कल्टिवेटर को ना। सोइंग यानी बीज बोना। अब हमने टिलिंग कर ली, प्लाइंग कर ली, उसके बाद वीड अनवांटेड प्लांट्स को भी हटा दिया, उसके बाद कल्टिवेटर से कल्टिवेट भी कर लिया हमने लैंड को। उसके बाद आता है सोइंग यानी सीड्स को सो करना। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अगर हम सोइंग ही नहीं करेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। सो बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अब सोइंग के पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है, कैसे टाइप के सीड्स हम यूज़ करें, उसमें अच्छे प्रोडक्शन होना चाहिए क्रॉप का। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्लीन हेल्दी सीड्स, अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब ये कौन सिलेक्ट करता है, ऑब्वियसली फार्मर्स सिलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर्स कैसे सीड्स को प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं, हाई यील्ड जो दे हमें। हाई यील्ड मीन्स हाई प्रोडक्शन दे जो। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब वन डे आई सॉ माई मदर, अब जो पहेली है वो कुछ सोच रही है।
One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन क्या होता है, जो पहेली होती है वो अपनी मम्मा को देखती है कुछ चने के जो सीड्स होते हैं एक बर्तन में डालते हुए, और फिर उसकी मम्मा ने उसमें कुछ वाटर को पोर कर दिया. उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जो कुछ सीड्स होते हैं वो पानी पर फ्लोट होने लग जाते हैं और कुछ सीड्स अंदर रह जाते हैं. मीन्स कुछ बर्तन से नीचे लग जाते हैं और बचे हुए सीड्स जो है वो फ्लोट हो जाते हैं टॉप पे. तो वो सोचने लग जाती कि ऐसा क्यों हुआ. सो इसका भी एक रीज़न है. क्या होता है, जो भी सीड्स ऊपर फ्लोट होने लग जाते हैं उसका मतलब ये है कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं हैं, और जो सिंक हो गए वाटर में, डूब गए वाटर में, वही अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं. अभी आपको एक एक्टिविटी दी है जो आप घर में कर सकते हैं. टेक अ बीकर एंड fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. है ना. अब ये जो एक्टिविटी है इससे हम पता लगा सकते हैं कि गेहूं के सीड्स कौन से अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं. एक बीकर ले सकते हैं हम, उसे आधा भरना है हमें वाटर से. उसके बाद एक मुट्ठी भर आपको वीट लेना है और उसमें डाल देना है. उसके बाद उसे स्टिर कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्पून. फिर थोड़ी देर सम टाइम यू हैव टू वेट. अब आपको देखना है कि क्या कुछ सीड्स है जो फ्लोट हो रहे हैं वाटर में. ऑब्वियसली यू कैन फाइंड सम सीड्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. अब ये पता लगाने वाली बात है ना कि जो फ्लोट हो रहे हैं वो लाइटर है या हैवियर है. ऑब्वियसली दे आर लाइटर, दैट्स वाई दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर. वो हल्के हैं इसी वजह से तो फ्लोट हो रहे हैं, और जो हैवी है वो सिंक हो चुके हैं, अंदर डूब गए हैं. वाई वुड दे बी लाइटर. अब वो लाइटर क्यों है, हल्के क्यों हैं, लाइट क्यों है. लाइट है इसलिए वो फ्लोट हो रहे हैं. डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर. जो डैमेज सीड्स होते हैं जिनको इंसेक्ट्स के द्वारा कुछ डैमेज हो जाते हैं क्रॉप्स, तो वो अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता. इस वजह से वो वाटर जब हम ऐड करते हैं उसमें तो वो फ्लोट होने लग जाते हैं. दिस इज़ द गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं. ये एक अच्छा तरीका होता है अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करने का और डैमेज्ड वंस को हटाने का. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स. अब सीड्स को सो करने के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं. अभी ट्रेडिशनल यानी हम जो एंशियंट टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं वो टूल. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. अब आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस टाइप का जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल लाइक एक टूल है जिसे सीड्स सो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है ना. ये देखिए मैं मार्क कर दे रही हूँ. सो इसे सीड्स सो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. इधर से बुलक्स जो है वो अपना प्लाव भी चलाते जा रहे हैं और जो फार्मर्स है वो सीड्स को सो करते जा रहे हैं, सीड्स डालते जा रहे हैं तो वो सॉइल में चले जाते हैं. तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है सीड्स को सो करने का विद द हेल्प ऑफ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. अब सीड्स को क्या किया जाता है, फनल के अंदर फिल किया जाता है, भरा जाता है. पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. अब इसमें क्या होता है, फनल में 2 या 3 पाइप्स लगे होते हैं तो वो अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. अभी जो एंड्स होते हैं इस फनल के वो अंदर थोड़े सॉइल के अंदर तक होते हैं ताकि वो सीड्स को वहाँ पर प्लेस कर सकें. क्योंकि अगर हम ऊपर ही रख देंगे सीड्स को सॉइल के
तो फिर वो कैसे, मीन्स उसका तो फिर कुछ होगा ही नहीं, सीड्स के सॉइल के अंदर ही नहीं जाएंगे वो, तो उनका आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। इसलिए थोड़ा अंदर वो चुभा हुआ रहता है, जिससे पियर्स्ड रहता है, और सीड्स जो है उसको अंदर प्लेस किया जाता है। ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। नाउ सीड ड्रिल। अब आप जैसा कि देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज़ अ सीड ड्रिल। सीड का ड्रिल है। आज जो हमने पहले देखा था वो ट्रेडिशनल मेथड था। अभी आज के टाइम में ये सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है सीड को सो करने के लिए। नाउ-अ-डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी ट्रैक्टर्स में लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है पीछे की तरफ, और ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर्स की हेल्प से मूव करते हैं और सीड्स को सो करते हुए चलते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये जो सीड ड्रिल होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर, मतलब इनका जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है, और एक जैसी गहराई पर ये सीड को सो करते हैं, बोते हैं। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इससे ये भी एंश्योर हो जाता है कि भाई जो सीड है वो कवर हो चुका है सॉइल से, क्योंकि अगर सॉइल उसके ऊपर नहीं कवर होगी तो फिर सीड जो है वो ऊपर की ऊपर रहेगा और सड़ जाएगा, उसे हमें कोई क्रॉप नहीं मिल पाएगी। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये भी हो सकता है कि ऊपर के ऊपर अगर सीड रह गया तो बर्ड्स भी खा लें उसे, है ना, या फिर अगर ज़मीन से दिख भी रहा है वो तो बर्ड्स उसे चोंच से निकाल कर खा लेंगे। सो ये प्रोटेक्ट करता है कि सीड्स को बर्ड्स ना खा पाएँ। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब ये जितनी भी अभी की जो नाउ-अ-डेज जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं ये टाइम और लेबर को बचाती है। जैसे कि ट्रैक्टर से प्लॉइंग होती है तो टाइम एंड लेबर दोनों बचता है। सीड ड्रिल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दैट ऑल्सो सेव्स आवर टाइम एंड लेबर। अब बूजो कुछ कहना चाह रहा है। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like these? अब बूजो कहता है कि मैंने एक नर्सरी देखी मेरे स्कूल के पास। अब उसमें छोटे छोटे प्लांट्स को छोटे छोटे बैग्स में रखा गया है। अब उन्हें इस तरह से क्यों रखा गया है, तो इसका पहेली जो है वो आंसर करती है। हम लोग भी कई फ्लावर के प्लांट्स लाते हैं घर पे, तो वो आपको पॉलीथिन के अंदर मिट्टी भरी हुई रहती है, उसी में वो उगे हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो पहली उसका आंसर कर रही है कि सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. तो क्या किया जाता है, जो नर्सरी वगैरह होती है उसमें पहले छोटे से ये प्लास्टिक बैग्स में पैडी जैसे जो क्रॉप है उसे उगाया जाता है। जब उसके छोटी सी सैपलिंग निकल जाती है, सीडलिंग निकल जाती है, छोटा सा प्लांट उग जाता है, तो उसको फील्ड में, खेत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब क्यों ज़रूरत है डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस रहना चाहिए, क्यों सीड्स के बीच में, ताकि ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स ना हो। अब आप ही सोचो, जैसे कि अगर आप एक ही जगह सारे सीड्स डाल दो तो क्या हो जाएगा, उन सारे सीड्स से सीडलिंग उग जाएगी, सारे सीड्स अंकुरित हो जाएंगे और उसमें छोटी छोटी सैपलिंग्स निकलने लग जाएगी, तो एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स आपके निकल आएंगे। तो इससे, इन सब से बचने के लिए उसे प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सीड्स को सो किया जाता है, ताकि एक ही जगह से बहुत सारे प्लांट्स ना उग के निकल आएँ। और ये क्या करता है, इससे क्या हो जाता है, अगर वो प्रॉपर डिस्टेंस पे रहते हैं तो उन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, सारे
प्लांट्स को एक जैसे सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं और वाटर भी मिलता है. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. अगर बाई चांस ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो हमें उन प्लांट्स को निकालना पड़ जाता है. जैसे कि एक ही जगह से 2-3 प्लांट्स उग गए तो हमें जो प्लांट्स फुल्ली डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप हो रहा है, उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं, हम उसे रखेंगे और बाकी जो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है, उसे हमें निकाल देना पड़ जाएगा क्योंकि उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. एक ही जगह से अगर तीन प्लांट्स निकल आए तो वो तीनों सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ शेयर कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या होता है, किसी भी एक का भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता, सो हमें उसे रिमूव करना पड़ जाता है. नाउ 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फिर क्या करते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंडर में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाए, ताकि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उसे कोई अफेक्ट ना करे और अच्छे से उसकी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जिन सब्सटेंस को सॉइल में ऐड किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो उसे ही हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं. अब बूजो कह रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक. वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स. अब बूजो कह रहा है कि मैंने एक फार्म देखा जहाँ पे बहुत हेल्दी क्रॉप थी और उसी के पड़ोस वाले फार्म में जो प्लांट्स थे बहुत कमज़ोर थे, बहुत वीक थे. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ प्लांट्स अच्छे होते हैं बाकी दूसरे से. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. सॉइल जो है हमारी वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को. जो हमारी फसल होती है उसके प्लांट्स को सब कुछ प्रोवाइड करती हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. अब क्या होता है कि कुछ एरियाज़ में फार्मर्स जो है वो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप सेम फील्ड में उगाते जाते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. अब जो वो खेत है उसने कभी भी उसको अनकल्टिवेटेड नहीं रखा, उसमें उगाते जा रहे हैं, हर साल उगाते जा रहे हैं. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. फिर क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स को? ऑब्वियसली जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के कम होने लग जाएंगे. वो उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी जितनी वो पहले थी. जितना अच्छा उसने प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम दिया था उससे थोड़ा कम उसने सेकंड टाइम दिया, उससे थोड़ा कम उसने थर्ड टाइम दिया. ऐसे करते 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 उसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है और इसीलिए अगेन अगर कुछ क्रॉप उगाएगा वहाँ पर तो वो वीक होगी. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. अब देखिए, अब जो कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, कंटिन्यूस क्रॉप्स का कल्टिवेशन होता है, वो क्या होता है, सॉइल को पुअर बना देता है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक के बाद एक वो करते जा रहा है, मैन्योरिंग नहीं कर रहा है. तो क्या हो रहा है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जा रही है. तो अब इस सॉइल की फर्टिलिटी को ही बढ़ाने के लिए क्या ऐड किया जाता है? सॉइल में मैन्योर ऐड किया जाता है, खाद ऐड की जाती है ताकि सॉइल में डेफिनेट अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी जो रहती है उसकी वो डिस्ट्रक्ट ना हो, कम ना हो और बनी रहे, है ना. मेंटेन करने के लिए हम मैन्योर को ऐड करते हैं. अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैन्योरिंग, है ना. सो the process of adding manure to the fields to replenish the soil with nutrients is called manuring. This is again the important point to be noted, so note it. Now, improper or insufficient manuring result in weak plants. अब हम improper या insufficient manuring करते हैं तो क्या होता है? प्लांट्स वीक होते हैं, प्लांट्स अच्छे से
नहीं ग्रो कर पाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट्स। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था काउडंग केक्स का, तो जो काउडंग केक्स होते हैं वो एक नेचुरल मैन्योर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के डिकम्पोजिशन से या एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनाए जाते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अब कैसे बनाते हैं इस मैन्योर को? जो हमारी फार्मर्स होते हैं वो एक गड्ढे में जो प्लांट्स होते हैं, जो सड़ गए गल गए वाले प्लांट्स होते हैं और एनिमल का जो वेस्ट होता है लाइक गोबर, काउडंग और भी एनिमल्स के वेस्ट को वो एक पिट में डंप करते जाते हैं। जैसे कि हम डस्टबिन में जो डस्ट होता है उसे डंप करते हैं, वैसे ही ये लोग प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को एक पिट में डंप करते जाते हैं और ओपन प्लेसेस में करते हैं ताकि जो उसका जो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है वो बाहर निकल जाए और डिकम्पोज होने देते हैं उसे। अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब सीधी सी बात है, अगर कुछ चीज़ सड़ रही है गल रही है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो हो जाते हैं तो ये इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब यही जो डिकम्पोज्ड मैटर है इसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। अब आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ एक्टिविटी 1.2 ये आप घर में कर सकते हैं ना। एक्टिविटी मूंग या ग्राम सीड्स लेने हैं आपको, उन्हें जर्मिनेट करना है ना, उन्हें जर्मिनेशन होने के लिए रख देना है। 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स आपको सिलेक्ट करना है। 3 एम्प्टी ग्लास या एक जैसे वेसल्स लेना है, उन्हें ABC मार्क करना है। 2 ग्लास A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल काउडंग मैन्योर। अब A वाला जो ग्लास है उसमें आपको थोड़ी सी सॉइल मिलाना है जिसमें काउडंग मैन्योर मिला हो। अब ग्लास B में आपको सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है जिसमें थोड़ा सा यूरिया मिला हो। और तीसरे वाले वेसल में आपको या ग्लास में आपको सॉइल लेनी है जिसमें कुछ भी ऐड ना हो। अब क्या करना है आपको? नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम। अब तीनों ग्लास में आपको सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डालना है और एक एक सीडलिंग को प्लांट कर देना है। कीप दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। अब उन्हें साफ सेफ प्लेस पर रख देना है और उन्हें रोज़ वाटर करना है। अब 7 से 10 दिन में आपको ऑब्जर्व भी करना है कितनी ग्रोथ हुई। अब देखिए ये जो है प्रिपरेशन भी बता रहा है। ए में क्रॉप्स का मतलब उगने लगी है, सीड्स है ना, अच्छे से ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की। बी में भी थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई और सी में बहुत कम हुई। ऐसा क्यों हुआ? ए में हमने मैन्योर ऐड किया था, बी में हमने यूरिया ऐड किया था और सी में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है, कम है। बी में यूरिया हमने ऐड किया था इसलिए बढ़ गए और ए में भी हमने मैन्योर ऐड किया था इसलिए कंपैरेटिवली बढ़ गए। सो ये हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छी एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और साइंस तो है ही चीज़ ऐसी जिसे हम विद प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। डिड प्लांट्स इन ऑल द क्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? क्या एक जैसे हुआ? नहीं, एक जैसा नहीं हुआ। सी में बहुत कम था। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन सी ग्लास में ज़्यादा ग्रोथ हुई प्लांट्स की? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? किस ग्लास में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही है ना। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट में मतलब उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? अब मैन्योर से कैसे अलग होते हैं वो? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स को?
मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, बट जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं और फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर यूरिया. अब ये फर्टिलाइज़र्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम. ये कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज. अभी जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमारे फार्मर्स करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि क्रॉप्स का जो है बेटर प्रोडक्शन हो सके, जैसे कि वीट का, पैडी का और मेज़ का. वीट, राइस एंड मेज़, मक्का. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. बट देखिए, हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, है ना. अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है. अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है. तो हमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी किसी भी चीज़ की यूज़ करना पड़ता है, ना तो ज़्यादा एक्सेसिव हो ना ज़्यादा कम हो. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. और फर्टिलाइजर से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है, ये वाटर भी पॉल्यूट करता है. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure. और इसी वजह से हमें फर्टिलाइज़र्स को कम यूज़ करना चाहिए. हमें जो मैन्योर होता है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है, उसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ना कि फर्टिलाइज़र्स को, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर केमिकल्स. और फील्ड को अनकल्टिवेटेड भी रखना चाहिए. जैसे कि हमने 1, 2, 3 ईयर्स कंटिन्यू अगर उसे कल्टिवेट किया है तो हमें 1 ईयर उससे गैप देना चाहिए, उसे अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए, ताकि नेचुरली उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिस्टोर हो जाए. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity.